नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द वॉइस टीवी में। मैं आपके साथ जानकी। आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की उस महान लोक कलाकार की, जिनकी आवाज में इतिहास जीवित हो उठता है, जिनके मंच पर आते ही महाभारत के पात्र सजीव हो जाते हैं और जिनकी प्रस्तुति सिर्फ कला नहीं बल्कि संस्कृति का जीवंत रूप है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडवानी गायन की महान कलाकार तीजन बाई की। जब तीजन बाई अपने तंबूरा को गदा की तरह थाम कर मंच पर खड़ी होती है तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं भीमसेन युद्ध के लिए ललकार रहे हो। शिव कुमार श्रीवास लहरी जो छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध कवि है, जिसने पंडवानी गायन तीजन बाई के लिए बहुत से कविता को लिखे हैं, जैसे कि धरे तमुरा हाथ सुनाते हैं मृदुबानी, तीजन बाई तान कहे है कथा कहानी, वेद व्यास महाराज महाभारत जो लिखते लिए वही आधार, पंडवानी में दिखते उनकी आवाज, उनकी शैली, उनका अभिनय, हर एक चीज दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तीजन बाई का संघर्ष, उनकी कला की खासियत और पंडवानी की परंपरा और कैसे उन्होंने छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। जी हाँ, तीजन बाई संघर्ष के शिखर तक का जो सफर है उसको पहले जानते हैं। तीजन बाई का जीवन किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं है। एक छोटे से गांव में जन्मी तीजन बाई ने बचपन से ही कठिन परिस्थितियों का सामना किया। समाज में उस समय महिलाओं के लिए मंच पर आकर प्रस्तुति देना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हर बाधा को चुनौती दी। छत्तीसगढ़ की विख्यात पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजन बाई शायद किसी परिचय की मोहताज नहीं है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक छत्तीसगढ़ के नाम का झंडा तीजन बाई ने गाड़ा है। तीजन बाई की इस सफलता की कहानी में हार भी है, निराशा भी है, लेकिन सबसे ऊपर है उनकी लगन, मेहनत, जिसके दम पर उन्होंने ये सफलता हासिल की है। बेहद कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि तीजन बाई ने पढ़ाई नहीं की है। तीजन बाई ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली है, लेकिन अपने कला के बदौलत तीजन बाई ने डॉक्टर की उपाधि हासिल कर ली है। मालूम हो कि पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजन बाई को हाल ही में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तीजन बाई ये सम्मान पाने वाली छत्तीसगढ़ की पहली नागरिक है। इससे पहले भारत सरकार उन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री से नवाजा था। छत्तीसगढ़ की प्राचीन गायिका कला पंडवानी देश विदेश तक पहुंचाने का श्रेय तीजन बाई को ही जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के पंडवानी लोक गीत नाट्य की पहली महिला कलाकार तीजन बाई ही है। उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन देश में ही नहीं बल्कि विदेशी में भी किया था। एक छोटे गांव की कलाकार से लेकर पद्म विभूषण तक का उनका सफर आसान नहीं हो रहा था। बावजूद इसके तीजन बाई ने एक लंबी लड़ाई लड़ सफलता हासिल की। इस सब के पीछे तीजन बाई के संघर्ष की ऐसी कहानी जो हर किसी के लिए एक मिसाल है। कम उम्र में दी अपनी पहली पंडवानी प्रस्तुति। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के भिलाई के गांव गनियारी में तीजन बाई का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम हुनु कलाल परधा और माता का नाम सुखवती था। शुरुआती दिनों में तीजन बाई अपने नाना ब्रजलाल को महाभारत की कहानियां गाते सुनाती देखती थी। धीरे धीरे उनकी दिलचस्पी पंडवानी की ओर बढ़ने लगी। महाभारत की कहानियां, किस्से उन्हें याद आने लगे। इसी दौरान उनकी अद्भुत लगन, प्रतिभा और देखकर उमेद सिंह देशमुख ने उन्हें अनौपचारिक तौर पर प्रशिक्षण दिया। महज 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली प्रस्तुति दी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय की पंडवानी महिला कलाकार बैठकर प्रस्तुति देती थी, लेकिन तीजन बाई ने इस प्रथा को तोड़ते हुए पुरुषों की तरह पंडवानी गाया। अपनी इस अलग शैली के लिए तीजन बाई काफी प्रसिद्ध हुई और एक अलग पहचान मिली। विदेशों तक पहुंचाई पंडवानी बताते हैं कि प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर ने तीजन बाई को सुना और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने एक प्रस्तुति देने का निमंत्रण दिया। उस दिन के बाद से उन्होंने कई अति विशिष्ट लोगों के सामने देश विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन किया। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि आसमान छूने लगी। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1980 में उन्होंने सांस्कृतिक राजदूत के रूप में इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, टर्की, माल्टा, साइप्रस, रोमानिया और मॉरिशस की यात्रा की और वहां पर प्रस्तुतियां दी। पुरस्कारों की सूची भी बहुत लंबी है। अगर जाने हम तो पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजन बाई को देश का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण मिला है। तीजन बाई ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रदेश की पहली छत्तीसगढ़िया कलाकार है। अब तक प्रदेश में किसी को भी पद्म विभूषण नहीं मिला है। तीजन बाई को भारत सरकार ने 1988 में पद्मश्री सम्मान प्रदान किया।
3 अप्रैल 2003 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा पद्म भूषण, मध्य प्रदेश सरकार का देवी अहिल्याबाई सम्मान, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली से भी सम्मान मिला। जी हाँ, तीजन बाई को मिले सभी प्रमुख पुरस्कारों की बात करें, 1994 में श्रेष्ठ कला आचार्य द्वारा मिला था। वहीं 1996 में संगीत नाट्य अकादमी सम्मान मिला। 1998 में देवी अहिल्या सम्मान, 1999 में इसूरी सम्मान प्रदान किया गया। वहीं 27 मई 2003 को डिलीट की उपाधि से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सम्मानित की गई। 2017 में तीजन बाई को खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से डिलीट की उपाधि भी मिली। वही पद्मश्री 1987, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1995, पद्मश्री 1987, यह पुरस्कार उन्हें 1987 में मिला था। और वहीं डी लिट्स की मानद उपाधि 2003 बिलासपुर विश्वविद्यालय, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय है, वहां से मिला। वहीं नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2007 में मिला। MS सुब्बुलक्ष्मी शताब्दी पुरस्कार 2016 में मिला। वहीं फुकुओका पुरस्कार, जो कि जापान से 2018 में मिला था। पद्म विभूषण 2019 में और चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश पुरस्कार 2022 में मिला था। जी हाँ, तीजन बाई उन गिने चुने कलाकारों में से एक है जिन्होंने भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले तीनों प्रमुख पद्म पुरस्कार श्री, भूषण और विभूषण प्राप्त किए हैं। इसके अलावा महिला नवरत्न, कला शिरोमणि सम्मान, आदित्य बिरला कला शिखर सम्मान जैसे कई किताबों से उन्हें नवाजा गया। जी हाँ, पंडवानी सिर्फ गायन नहीं, जीवन प्रस्तुति है। पांडवों की वाणी छत्तीसगढ़ के वनवासी अंचलों में प्रचलित लोक गायन की एक विशिष्ट शैली है। इसमें महाभारत के विभिन्न प्रसंग तथा पात्रों के बीच संवाद प्रस्तुत किए जाते हैं। गाने के साथ ही इसमें चेहरे के हाव भाव और हाथ में लिए तंबूरे की क्रियाओं का भी विशेष महत्व है। इस पंडवानी गायन को विश्व प्रसिद्ध करने वाली लोक गायिका तीजन बाई का जन्म 8 अगस्त 1956 को भिलाई के पास अटारी गांव में हुआ था, पर उसका अधिक समय पास के ग्राम गनियारी में अपने नाना ब्रजलाल जी के पास बीतता था। इनके पिता श्री झुनू कलाल पारधी तथा माता श्रीमती सुखवती बाई थी। पारधी एक घुमंतु जनजाति है जिनका कोई स्थायी ठिकाना तथा काम नहीं होता। वनों में घूमते हुए ही इनका जीवन बीत जाता है। अतः इस जनजाति के बच्चे पढ़ भी नहीं पाते। तीजन बाई का बचपन भी इसी तरह बीता। जब घर के सब युवा सदस्य रोटी रोजी कमाने के लिए बाहर जाते थे, तब उन्होंने घर पर वृद्ध नाना जी और तीजन ही रह जाते थे। ऐसे में नाना जी प्रायः पंडवानी गाते थे। तीजन की बुद्धि तीव्र और स्मरण शक्ति अद्भुत थी। कुछ ही समय में उसे पूरी कथा याद हो गई। कभी कभी वह भी नाना जी के साथ सुर मिलाने लगती थी। नाना जी को लगा कि वह एक अच्छी गायिका हो सकती है, अतः वे उसे मनोयोग और पंडवानी सिखाने लगे। पुरुष प्रधान पारधी जनजाति में कोई लड़की पंडवानी गाए, यह एक नई बात थी। अतः समाज के लोगों के साथ तीजन के माता पिता ने भी इसका विरोध किया, पर नाना जी को तीजन में एक विख्यात गायिका के लक्षण दिखाई दे रहे थे। अतः उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे। उन्होंने तीजन को उपहार में एक तंबूरा भी दिया, जो आज भी हर कार्यक्रम में उनके हाथ में रहता है। जी हाँ, तीजन का उत्साह बढ़ाने के लिए उनके नाना जी ने अपने गांव में ही उसके कुछ कार्यक्रम कराए। उनमें वह भजन और फिल्म गाती थी। कुछ समय बाद तीजन को प्रायः सपने में आकर कोई स्त्री कहती है कि फिल्मी गीत छोड़ो और तंबूरे की शरण लेकर केवल पंडवानी ही गाओ। इसे ईश्वरीय संकेत समझकर तीजन बाई ने पूर्णतः पंडवानी को समर्पित कर दिया। कुछ समय बाद उन्होंने श्री उमेद सिंह से प्रशिक्षण लेकर अपनी मंडली बना ली तथा निकटवर्ती उत्सव और मेलों में जाने लगी। पंडवानी की 2 शैली है, बैठकर गाने वाली वेदमती शैली तथा खड़े होकर गाने वाली कपालिक शैली। महिलाएं प्रायः बैठकर गाती थी, पर तीजन बाई ने कपालिक शैली को अपनाया। जी हाँ, उन दिनों उन्हें एक कार्यक्रम में केवल 100 रुपए मिलते थे, अतः आर्थिक समस्या सदा बनी रहती थी। एक बार विख्यात रंगकर्मी हबीब तनवीर ने दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मुख उनका गायन कराया। इससे वे देश भर में प्रसिद्ध हो गई। 1986 में एक समारोह में उनकी प्रस्तुति देखकर भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबंधक श्री संगमेश्वरम ने उन्हें स्थायी नौकरी दे दी। इस प्रकार नियमित आय होने से तीजन को अभ्यास के लिए पूरा समय मिलने लगा। इसके बाद
तो सफलता एवं प्रसिद्धि को उनका रथ कभी रुका नहीं। वे भारत के हर राज्य के साथ ही विश्व के कई देशों में पंडवानी गायन कर चुकी थी। पद्म भूषण तथा सैकड़ों अन्य सम्मानों से विभूषित तीजन बाई इस प्रकार भारतीय संस्कृति की सुगंध पूरी दुनिया में बिखेर रही थी। जब वे भीम बनती है, उनकी आवाज में ताकत आ जाती है। जब द्रौपदी बनती है, भावनाएं झलकती है। और जब युद्ध का वर्णन करती है तो पूरा माहौल बदल जाता है। उनका तंबूरा सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि उनके अभिनय का हिस्सा होता है। वो उसे कभी गदा बनाती है तो कभी धनुष बनाती है और कभी संवाद का माध्यम बनाती है। यही कारण है कि उनकी प्रस्तुति दर्शकों को बांध रंग, सुर और भाव। तीजनबाई की अनोखी शैली। तीजनबाई की प्रस्तुति में 3 चीजें सबसे खास होती है। आवाज की ताकत। तीजनबाई की प्रस्तुति में उनकी आवाज की ताकत ही वह धुरी है जिस पर पूरी पंडवानी टिकी होती है। उनकी आवाज में एक स्वाभाविक गूंज और भारीपन है जो महाभारत के युद्ध दृश्यों के दौरान वीर रस का संचार करती है। वे स्वर के उतार में इतनी विलीन हो जाती है कि बिना किसी भव्य मंच सज्जा के केवल अपनी आवाज के दम पर वे श्रोताओं के सामने भीम की गर्जना और दुर्योधन के अहंकार का सचिव चित्रण कर देती है। उनकी आवाज केवल गायन तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसे संवाद और अभिनय का ऐसा अनोखा मिश्रण होता है कि वह सीधे दर्शकों के हृदय को छूती है। जब वे द्रौपदी के विलाप या किसी पात्र की पीड़ा का वर्णन करती है तो उनकी आवाज में आने वाली कोमलता और कंपन सुनने वालों को भावुक कर देता है। यही कारण है कि उनकी बुलंद और ओजस्वी आवाज उन्हें विश्व स्तर पर एक अद्वितीय लोक कलाकार बनाती है। वहीं अभिनय की बात करें तो तीजनबाई की प्रस्तुति में अभिनय केवल मंच पर की जाने वाली हरकत नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है। वे पंडवानी की कपालिक शैली की कलाकार है, जिसमें गायन के साथ साथ खड़े होकर नृत्य और अभिनय करना अनिवार्य होता है। उनके हाथ में मौजूद तानपुरा उनके अभिनय का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। वे इसे कभी भीम की गदा, कभी अर्जुन का धनुष तो कभी दुशासन की तलवार की तरह इस्तेमाल करती है। उनके चेहरे के भाव इतनी तेजी से बदलते हैं कि एक ही क्षण में वे वीर योद्धा की वीरता और दूसरे ही क्षण में एक अबला स्त्री की करुणा को सजीव कर देती है। तीजनबाई केवल कहानी सुनाती नहीं है, बल्कि वे मंच पर उनके पात्रों को जीती है। जब वे भीम की तरह दहाड़ती है या द्रौपदी के अपमान पर क्रोधित होती है तो दर्शक खुद को महाभारत के उसी कालखंड में महसूस करने लगते हैं। उनका यहाँ आंगिक और वाचिक अभिनय ही उनके इस साधारण लोक गायिका से ऊपर उठाकर एक महान कलाकार की श्रेणी में खड़ा करता है। वहीं अगर भाव भंगिमा को जाने तो तीजनबाई की प्रस्तुति में भाव भंगिमा सबसे बड़ी चीज है। संचार का सबसे सशक्त माध्यम है जो शब्दों और संगीत के बीच खालीपन को भर देता है। उनकी आंखें और चेहरे की मांसपेशियां कहानी के हर मोड़ पर अद्भुत तरीके से प्रतिक्रिया करती है। जब वे किसी योद्धा का वर्णन करती है तो उनकी आंखों में एक विशेष तेज और क्रोध दिखाई देता है। वही करुणा के प्रसंगों में उनका पूरा चेहरा अत्यंत कोमल और भावुक हो जाता है। उनकी भ्रिकुटियों का तन्ना और हाथों का संचालन दर्शकों को बिना कुछ कहे ही पात्र की मानसिक स्थिति समझा देता है। वे मंच पर चलते हुए अपनी देह भाषा का उपयोग इस प्रकार करती है कि दर्शकों को महाभारत के विशाल रण क्षेत्र का आभास होने लगता है। तीजनबाई की प्रत्येक मुद्रा इतनी सटीक होती है कि भाषा की समझ न होने पर भी विदेशी दर्शक उनके भाव के माध्यम से पूरी कहानी को गहराई से महसूस कर पाते हैं। उनका यह आंगिक अभिनय उनकी कला को केवल सुनने योग्य नहीं, बल्कि देखने और अनुभव करने योग्य एक महान कलाकृति बना देती है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की पहचान बनी पंडवानी में अगर हम जाने तो पंडवानी छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक आत्मा है, जिसने इस राज्य को विश्व स्तर पर एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। यहाँ केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि महाभारत की कथाओं को स्थानीय छत्तीसगढ़ी बोली और संगीत के साथ पिरोने वाली एक अद्भुत मौखिक परंपरा है। छत्तीसगढ़ की पहचान के रूप में पंडवानी का महत्व अगर हम समझे तो महाभारत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण पंडवानी का अर्थ ही पांडव वाणी है। इसमें भीम को नायक और द्रौपदी को मुख्य नायिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो छत्तीसगढ़ के जनमानस में रचे बसे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की बात करें तो तीजनबाई जैसे कलाकारों ने पंडवानी को न्यूयॉर्क, पेरिस और लंदन जैसे वैश्विक मंचों तक पहुंचाया, जिससे छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को दुनिया भर में सम्मान मिला। वहीं जातीय और जनजातीय जड़ें समझे तो मूलतः यह प्रधान और देवार जैसी जातियों की गायन परंपरा रही है।
जहां प्रधान गायक किंकनी का उपयोग करते हैं, वहीं दीवारों के पास रुंझू जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र होते हैं। शैलियों की विविधता इसकी दो मुख्य शैलियां हैं, वेदमती शास्त्र आधारित गायन और कपालिक खड़े होकर नृत्य और अभिनय के साथ प्रस्तुति। कपालिक शैली, जिसे तीजनबाई ने लोकप्रिय बनाया, अपनी जीवंतता के लिए प्रसिद्ध है। सामाजिक और नैतिक शिक्षा, पंडवानी के माध्यम से ग्रामीण और जनजातीय समुदायों को वीरता, त्याग और नैतिकता की शिक्षा सरल और मनोरंजन तरीके से दी जाती है। पंडवानी आज छत्तीसगढ़ के गौरव का प्रतीक बन चुकी है, जिसे बचाने और संवारने में झाड़ू राम देवांगन, तीजनबाई, रितु वर्मा जैसे कलाकारों का अमूल्य योगदान है। देश के बड़े बड़े मंचों पर प्रस्तुति, विदेशों में कार्यक्रम, सांस्कृतिक उत्सवों में भागीदारी, उनकी वजह से आज पंडवानी को दुनिया पहचानती है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को उन्होंने एक नई ऊंचाई दी है। जुबान चुप रहे फिर का बोल थे, छत्तीसगढ़ी में ये लाइन है। तीजनबाई का मानना है कि कला शब्दों से ज्यादा भाव से बोलती है। जी हाँ, उनकी प्रस्तुति में कई बार ऐसा होता है कि वे बिना बोले भी बहुत कुछ कह देती है। उनका हर भाव, हर नजर, हर ठहराव एक कहानी कहता है। यही वजह है कि भाषा न समझने वाले दर्शक भी उनकी प्रस्तुति से जुड़ जाते हैं। आज भी बरकरार है वही ऊर्जा। उम्र बढ़ने के बावजूद तीजनबाई की ऊर्जा में कोई कमी नहीं आई। आज भी जब वे मंच पर आती हैं, तो वही जोश, वही आवाज और वही प्रभाव देखने को मिलते हैं। उनकी प्रस्तुति आज भी उतनी ही प्रभावशील है जितनी पहले हुआ करती थी। वे नई पीढ़ी के कलाकारों के लिए प्रेरणा है। डिजिटल युग में भी जीवित है लोक कला। जी हाँ, आज के डिजिटल दौर में भी तीजनबाई की कला पीछे नहीं है। जैसे अगर हम बात करें तो यूट्यूब, सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जी हाँ, इन सब के माध्यम से उनकी प्रस्तुति नई पीढ़ी तक पहुंच रही है। अब गांव की यह कला दुनिया के हर कोने में देखी जा सकती है। तो यह थी कहानी एक ऐसी कलाकार की जिसने अपने संघर्ष, अपनी मेहनत और अपनी कला के दम पर इतिहास रच दिया। तीजनबाई सिर्फ एक नाम नहीं है, वे छत्तीसगढ़ की आत्मा है, वे लोक कला की पहचान है और वे हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करना चाहते हैं। जी हाँ,